हेलो एवरीवन। तो हिंदी के क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम समास के चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम समास को बेसिक और इसके कंप्लीट ट्रिक को भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस को इजीली इस वीडियो में सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि समास होता क्या है। तो देखो, समास का तात्पर्य होता है, इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं, जो एक नवीन और सार्थक शब्द बनते हैं, उन्हें हम समास कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो रसोई घर, ये एक समास है। तो रसोई घर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रसोई के लिए घर, तो इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुत आयत से प्रयोग होता है। जर्मन आदि भाषाओं में भी समास का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है समास। अब हम देखने वाले हैं कि समास में जो शब्द होते हैं वो किससे बने होते हैं। अब समास के जो नियम होते हैं, उन सारे नियम को यूज करके हम जो शब्द निकाल कर लाते हैं, जो शब्द नए बनते हैं, उन सारे शब्द को हम क्या कहते हैं? उन सारे शब्द को हम कहते हैं सामासिक शब्द, जिसे हम समस्त पद भी कहते हैं। तो सामासिक पद और समस्त पद ये दोनों इक्वल सेम ही होते हैं। इसके अलावा समस्त पद में जो हमारा विभक्ति होता है उसका चिन्ह हट जाता है, उसका चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो राजपुत्र, तो राजपुत्र का क्या अर्थ हुआ? इसके अर्थ को जानने के लिए हमें इसका समास विग्रह करना पड़ेगा। समास विग्रह क्या होता है? तो सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यानी कि राजपुत्र के संबंध को स्पष्ट करने के लिए, इसके संबंध को जानने के लिए हमें इसका समास विग्रह करना पड़ेगा। पुत्र के समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा राजा का पुत्र। तो इस वाक्य से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र, यानी कि राजा का बेटा। तो इसलिए जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं उन्हें हम कहते हैं समास। उन्हें हम सामासिक शब्द कहते हैं, जो बनकर निकल कर आते हैं, जो समास के रूल्स को फॉलो करके जो बन के आते हैं शब्द, उन्हें हम कहते हैं सामासिक शब्द। इन्हें हम समस्त पद भी कहते हैं। और इनमें जो विभक्तियाँ होती है, विभक्तियों के जो चिन्ह होते हैं वो सारे हट जाते हैं। लेकिन जब हम समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह हम क्यों करते हैं? तो जो समासिक पद रहते हैं उनके अर्थ को जानने के लिए हम समास विग्रह करते हैं। जैसे राजपुत्र था, तो राजपुत्र के समास विग्रह करने पे हमें पता चला कि राजपुत्र का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। तो आई होप आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि समास किसे कहते हैं। और अब हम देखने वाले हैं कि समास के कितने भेद होते हैं और उन सारे भेद को हम किस तरह से पहचानेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, कई बार आपकी एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के होते हैं 6 भेद। कौन कौन से होते हैं? होते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। इसे आप किस तरह से याद भी कर सकते हो। अगर आप सभी को लिखना चाहते हो और आप किस तरह से इसे ट्रिक से याद कर सकते हो, तो इसकी भी ट्रिक मैंने बनाई है। वो है द्वंद्वी अब तक। द्वंद्वी अब तक, द्व से क्या होगा? द्व से होगा हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्वी से क्या होगा? दी से होगा हमारा द्विगु समास। फिर अ से क्या होगा? अ से होगा अव्ययी भाव समास। ब से क्या होगा? ब से होगा बहुव्रीहि समास। फिर त से क्या होगा? त से होगा तत्पुरुष समास। और क से क्या होगा? क से ऑब्वियस सी बात है कि क से होगा कर्मधारय समास। तो ठीक है, इसे आप याद कर सकते हो द्वंद्वी अब तक से। और आप इसे देख सकते हो टोटल 6 वर्ड यहाँ पे हैं। तो इसलिए जो शब्द है हमारे 6 हैं और इसलिए जो हमारा समास है उसके टोटल 6 भेद होते हैं। तो अब हम हर एक भेद को डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं अव्ययी भाव समास को, कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। देखो, जिस समास का जो पहला पद हो वो प्रधान हो और वो अव्यय भी हो, जो पहला पद हो वो प्रधान हो और अव्यय हो, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यथामति। तो यथामति का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मति के अनुसार। तो यहाँ पे जो यथा है वो है अव्यय। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वो अव्यय हो उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब हो सकता है ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, क्योंकि हिंदी ग्रामर में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो वो क्लियर लैंग्वेज में चाहते हैं कि क्लियर लैंग्वेज में हमें पता चल जाए कि कौन सा होगा अव्ययी भाव समास। तो उन सभी के लिए एक छोटा कि अगर किसी भी शब्द में उपसर्ग लगा हो, किसी भी शब्द में उपसर्ग लगा हो, तो उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, किसी शब्द में किसी एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी कि वो रिपीट हो, तो उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास हम किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वो अव्यय हो उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, तो उसका मतलब ये हुआ कि जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ हो, उपसर्ग किसे कहते हैं?
उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों आपको अच्छे तरीके से पता होगा, नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है, वही प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी शब्द के उपसर्ग लगा हो तो उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। और इसके साथ ही साथ अगर किसी शब्द में किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो यानी कि वो रिपीट हो तो उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल यहाँ पे आजीवन, तो आजीवन में आ जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है। अब तो आपको क्लियरली अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो आजीवन क्या है? आजीवन है अव्ययीभाव समास, जिसका अर्थ होता है जीवन भर। उसी तरह से यथा सामर्थ्य यानी कि सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, यथा विधि यानी कि विधि के अनुसार। तो यहाँ पे यथा जो है वो आपका हो गया उपसर्ग। इसी प्रकार बाकी के उदाहरण जैसे यथाक्रम, क्रम के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर, हर रोज, रोज रोज, हाथों हाथ, हाथी हाथ में। तो देखो हाथों हाथ, धड़ाधड़, रातों रात, धीरे धीरे, भागम भाग, ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे वर्ड में आप देख रहे हो कि जो एक शब्द है उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए ये सारे जो वर्ड होते हैं वो सारे कहलाते हैं अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो इसे आप लोग बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, आप अपनी कॉपी में नोट कर लो कि जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ हो उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। और साथ ही साथ अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, किसी शब्द में अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उसे हम कहते हैं अव्ययीभाव समास। एग्जाम्पल हमने देख लिया, जैसे आजन्म, यथाशक्ति, धड़ाधड़, रातों रात, घर घर, धीरे धीरे, भागम भाग। तो ये सारे उदाहरण हैं अव्ययीभाव समास के। ठीक है, तो पहला तो हमारा जो टाइप था वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप को। तो अब हम कवर करने वाले हैं तत्पुरुष समास को। और तत्पुरुष समास की डिफिनेशन से पहले हम इसके भेद को देख लेते हैं, क्योंकि जब हम इसके भेद को कंप्लीट करेंगे फिर इसकी डिफिनेशन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जिस तरह से हमने ये पढ़ा था कि समास के टोटल 6 भेद होते हैं, उसी तरह से तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। और इन भेदों को हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है आपको पता होगा, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपने जो पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए पदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर पे, संबोधन हे हो अरे। तो ये सारे जो भेद थे कारक के, इन्हीं भेदों को हमें पढ़ना होता है तत्पुरुष समास में। लेकिन 2 भेद जो थे कर्ता और संबोधन, इन दोनों भेद को हम तत्पुरुष समास में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी भी शब्द में अगर आप गृहकट ले लो, मनचाहा ले लो, रसोई घर, जितने भी ये सारे शब्द हैं, अगर आप इनका समास विग्रह करोगे तो आप देखोगे इन सभी में इनका चिन्ह रहेगा। तत्पुरुष समास के जो भेद हैं, जो कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपदान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है, इन सभी का अगर विभक्ति आपको नजर आए समास विग्रह करने पर तो आप आंख मूंदकर ब्रांडली आंसर कर देना कि वो होगा तत्पुरुष समास, चाहे कोई भी एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो रसोई घर, इसे हमने स्टार्ट में ही कवर किया था। तो रसोई घर को अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा रसोई के लिए घर। अब के लिए हमने कहाँ पढ़ा था? के लिए हमने पढ़ा था संप्रदान तत्पुरुष में। तो इसलिए ये जो रसोई घर है ये होगा तत्पुरुष समास। उसी तरह से मन चाह, तो मन चाह का समास विग्रह करने पर क्या निकल कर आएगा? मन से चाह। और से किसकी विभक्ति है? यह है करण की, कर्ता ने कर्म को करण से। तो इसलिए जब भी कोई शब्द का समास विग्रह करने पर आपको कारक की विभक्ति नजर आए, कर्ता को छोड़ दो और संबोधन को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी भी भेद की विभक्ति आए तो ब्लाइंडली आप आंख मूंद करके वो तत्पुरुष समास पे आंसर कर देना। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आप जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हो, इन सभी का समास विग्रह करने पे आपको कारक के भेद की विभक्ति नजर आ रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा तत्पुरुष समास। अब हम इसकी डिफिनेशन भी देख लेते हैं। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? देखो, जिस समास का उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद और पूर्व पद यानी कि पहले वाला पद, तो उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, तुलसीदास कृत। अब इसकी आप सिंपल सी आप ये डिफिनेशन जान लो जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको किसी भी शब्द को उसका विग्रह करने पर आपको ये दिखे कि वहाँ पे कारक की विभक्ति आ रही है, कर्ता को छोड़ दो और संबोधन को छोड़ दो, इन दोनों के अलावा अगर आपको कारक की कोई भी विभक्ति वहाँ पे नजर आए तो आप उसे आंख मूंद करके तत्पुरुष समास आंसर कर दो। ठीक है, जैसे तुलसीदास कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत यानी कि तुलसी के द्वारा रचित, तो यहाँ पे भी कारक की विभक्ति आ रही है, इसलिए ये होगा तत्पुरुष समास। अब ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कारक के चिन्ह के बारे में अच्छे से पता ना हो, तो मैं आपको बस कुछ ही सेकंड में वही बता देता हूँ। ठीक है, तो ज्ञातव्य ये है कि विग्रह में जो कारक प्रकट होता है वो उसी कारक वाला समास होता है।
तो अगर आपसे ये पूछे कि तत्पुरुष समास के किस भेद का ये एग्जाम्पल है, तो उस केस में भी जो विग्रह करने पर जो कारक प्रकट हो ये वही कारक का भेद होता है। ठीक है, तो ये आप लोग बता सकते हो इजीली। अब मैं आपको एक छोटा सा ये भी दिखा देता हूँ कि कारक के कौन कौन से चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पे कारक के जितने भी भेद हैं उन सभी के चिन्ह मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कर्ता का चिन्ह होता है ने, यानी कि काम करने वाला, जो काम कर रहा है वो दिखाता है कर्ता। कर्म का होता है को, यानी कि जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा हो। फिर करण का होता है से, यानी कि या फिर के द्वारा, तो करण का चिन्ह है से या फिर के द्वारा। फिर इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान का चिन्ह होता है को या के लिए, यानी कि जिस समास के विग्रह करने पे आपको को या के लिए दिखे तो वो होता है संप्रदान तत्पुरुष। उसी तरह से अपदान का भी चिन्ह होता है से और करण का भी चिन्ह होता है से। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अपदान का यूज हम तब करते हैं जब हमें अलगाव दिखाना हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था देश निकाला, तो देश निकाला का जब हम विग्रह करेंगे तो होगा देश से निकाला। और यहाँ पे क्योंकि हम देश से अलग कर रहे हैं इसलिए ये अपदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। लेकिन एक और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था मन चाह, और इसका विग्रह करने पे हमें जो निकल कर आएगा वो चिन्ह होगा मन से चाह। तो यहाँ से हम मन के जुड़ाव को दिखा रहे हैं कि मन से चाह, तो इसलिए ये एग्जाम्पल होगा करण तत्पुरुष का। ठीक है, तो इस तरह से संबंध का होता है का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे, ये सारे इसके चिन्ह हैं। उसी तरीके से अधिकरण के भी चिन्ह है में या पर। लेकिन जो यहाँ पे आपको कर्ता ने दिख रहा है और संबोधन है हो अरे दिख रहा है, ये जो दोनों हैं ये दोनों आपके तत्पुरुष समास में नहीं पढ़ना होता। ये दोनों तत्पुरुष समास के भेद नहीं होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अगर किसी भी शब्द का समास विग्रह करने पे आपको कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण इन छहों के चिन्ह आपको नजर आए तो आप ब्लाइंडली आंसर कर देना कि वो होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो देखो अब हमने अव्ययीभाव समास अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया और फिर अब हमने तत्पुरुष समास भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, और ये दोनों बहुत ईजी थे। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप को। तो अब हम देखने वाले हैं सबसे इजी यानी कि द्विगु समास को। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, बस आपको इतना ही करना है। जिस समास का पूर्व पद यानी कि संख्यावाचक विशेषण हो, पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, तो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। ठीक है, इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। एग्जाम्पल आप जितने सारे देखोगे इन सभी में पहला पद जो होगा वो होगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे नवग्रह, तो नव क्या हो गया? नव यानी कि 9, ये क्या हो गया? ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। तो ये क्या होगा? ये होगा द्विगु समास। नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह। त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समाहार। त्रि यानी कि 3। नवरात्र यानी कि 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी, ये जो हम लोग अठन्नी कहते हैं, अठन्नी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 8 आनों का समूह। ठीक है, इसी तरीके से और जितने भी एग्जाम्पल हैं, दोपहर यानी कि 2 पहरों का समाहार। चौमासा यानी कि 4 मासों का समूह। शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समूह। इसी तरह से जितने भी एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे त्रिवेणी, पंचतंत्र, तिरंगा, ये सारे द्विगु समास के ही एग्जाम्पल हैं। क्योंकि तिरंगा भी अगर आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ोगे तो यहाँ पे 3 रंग का संकेत कर रहा है। ठीक है, 3 रंग, तो तिरंगा क्या होगा? ये भी होगा द्विगु समास। तो इस तरीके से अब हमने 3 टाइप तो अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब हम 3 और टाइप को देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट समास है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है? देखो, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पे और या फिर या निकल कर आए। ठीक है, अगर हम किसी भी समस्त पद का विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पे वहाँ पे और या फिर या यूज हो तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, और एक और आपका पहचानने का ये ट्रिक हो सकता है कि आप देखोगे कि वो जो वर्ड होते हैं वो वर्ड एक दूसरे के चाहे तो विलोम होते हैं चाहे तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे सीता के बाद राम, पाप के बाद पुण्य, ये सारे विलोम शब्द हैं या फिर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कन्वर्ट किया गया है। और आप लोग अगर ये सोच रहे होगे कि अव्ययी भाव समास में भी मैंने आपको यही बताया था, तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा था तो मैंने आपको बताया था कि अव्ययी भाव समास में एक वर्ड जो होता है वो दूसरी बार रिपीट किया जाता है। जैसे धीरे धीरे, रातों रात, हाथों हाथ, धड़ाधड़, इन वर्ड्स में, इन समस्त पद में आप देख रहे होगे कि एक ही वर्ड 2 बार रिपीट किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं आपको द्वंद्व समास पढ़ा रहा हूँ तो द्वंद्व समास में आप देख रहे हो कि कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि उसका विलोम यूज हो रहा है या फिर उसका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कन्वर्ट करके यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है द्वंद्व समास। जैसे पाप पुण्य, इसका अगर आप समास विग्रह भी करोगे तो वो होता है पाप और पुण्य। सीता राम, ऊंच नीच, अनजल, जितने भी एग्जाम्पल हैं आप इन सभी का विग्रह करके देख सकते हो। यहाँ पे और या फिर या का यूज होता है। ठीक है, राधा कृष्ण, खरा खोटा,
अंजल, इन्हें पहचानने की बहुत ही ईजी ट्रिक यही है, ठीक है। तो इनका विग्रह करने पे और या फिर या आता है, और ये दोनों जो वर्ड यूज होते हैं हमारे द्वंद्व समास में, इनमें जो वर्ड होते हैं वो एक दूसरे के विलोम होते हैं, ठीक है। तो ये भी इजी तरीके से आपके कवर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप को देखने वाले हैं। तो अब हम समास के पांचवें भेद को देखने वाले हैं, जो कि है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है? देखो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष से अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वो उपकर्मधारय समास कहलाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ पे विशेषता बताई जाए। जैसे चंद्रमुख, तो जो मुख है वो किस तरह का है, वो कैसा है, तो वो चंद्र जैसा मुख है। देहलता, तो जो लता है वो कैसा है, तो वो देह रूपी लता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विशेषता बताई जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, उसकी उपमा दी जा रही है। जैसे मुख की उपमा दी जा रही है चंद्र से, लता की उपमा दी जा रही है देह से। तो ये सारे जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे होते हैं कर्मधारय समास। और यहाँ पे जो एक कॉमन आप बात देख रहे होगे, जितने सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे नील कमल, तो कमल कैसा है, तो वो है नीला। सज्जन जो है वो कैसे हैं, तो वो है सतजन यानी कि अच्छे जन। तो यहाँ पे जिस समस्त पद का अगर आप कैसे लगाकर क्वेश्चन पूछोगे और आपको उत्तर मिल जाए, जिस समस्त पद में आप कैसे लगाकर प्रश्न पूछो और आपको उत्तर मिल जाए, वो कहलाता है कर्मधारय समास। जैसे चंद्रमुख, तो मुख कैसा है, तो वो है चंद्र जैसा मुख। देहलता, लता कैसा है, तो वो है देह रूपी लता। नील कमल, कमल कैसा है, तो वो है नीला। तो सज्जन यानी कि जन कैसे हैं, तो वो है अच्छे। सत का मतलब होता है अच्छे, तो वो है अच्छे जन। यानी कि कोई भी शब्द आपको दिख जाए और अगर आप कैसे लगाकर क्वेश्चंस पूछो और आपको उत्तर मिल जाए, तो वो कहलाता है कर्मधारय समास, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे उपमा दी जाती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर्मधारय समास भी अब क्लियर हो चुका होगा। अब एक लास्ट है जो कि है बहुव्रीहि समास, और ये सबसे ज़्यादा ईजी है। कैसे, अब हम उसे भी देखते हैं। तो अब हम समास के सबसे अंतिम हित जो कि बहुव्रीहि समास है, अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझने वाले हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और साथ ही साथ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही बहुत ही ट्रिकी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपके जनरल इंटेलिजेंस को भी अच्छे तरीके से चेक कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम इसे देखते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जो समस्त पद के दो पद होते हैं, जैसे दशानन, तो दस और आनन, ये दोनों पद अप्रधान हो, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो, लेकिन ये दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करें, एक तीसरे पद का निर्माण करें। जैसे दशानन के नाम से हम सभी रावण को जानते हैं, हमें पता है रावण का पर्यायवाची दशानन होता है, ठीक है। तो क्योंकि उसके 10 मुख थे, तो इसलिए ये जो दशानन है ये एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए दशानन बहुव्रीहि समास है, ठीक है। समझ रहे हो आप? ये दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये है बहुव्रीहि समास। उसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है नीलकंठ। नीलकंठ का क्या अर्थ हुआ? नीलकंठ के नाम से किसे जाना जाता है? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चंस पूछूं, आप लोग बताओगे? इससे कहा जाता है शंकर जी को, यानी कि शिव जी को, यानी कि महादेव जी को, यानी कि भोलेनाथ जी को, यानी कि नीलकंठ को। ये सभी शंकर जी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। और यहाँ पे ना नीला इम्पॉर्टेंट है, ना ही नीला प्रधान है और ना ही कंठ प्रधान है, बल्कि ये जो दोनों पद हैं, ये दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, शिव जी की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी कि शिव जी प्रधान है। तो ऐसा कोई भी वर्ड आपको दिखे जहाँ पे दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करें, तो वो होगा बहुव्रीहि समास। अब बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको कर्मधारय समास में पढ़ाया था कि अगर आप कैसे लगाकर प्रश्न पूछो और आपको उत्तर मिल जाए, तो वो होता है कर्मधारय समास। जैसे नीलकंठ, तो कंठ कैसे हैं? कंठ है नीले, तो ये होना चाहिए कर्मधारय समास। लेकिन ये कर्मधारय समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बहुव्रीहि समास के जितनी क्राइटेरिया है उसे फुलफिल कर रहा है, यानी कि नील और कंठ ये दोनों मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन में अगर आपको बहुव्रीहि दिखे और कर्मधारय दिखे, तो आपको बहुव्रीहि समास को ही टिक करना है, अदरवाइज आपका ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और बच्चे को ये डाउट होगा कि दशानन में आपको दिख रहा होगा जो हमारा पहला पद है वो है 10, तो 10 जो है वो डिजिट शो कर रहा है, तो ये होना चाहिए हमारा द्विगु समास। तो ये भी द्विगु समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो दोनों पद हैं 10 और आनन, ये दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन में अगर आपको द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों दिखे, तो आपको बहुव्रीहि समास को ही टिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से बाकी के एग्जाम्पल, जैसे कि सुलोचना, तो सुलोचना का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ जिसकी आँख सुंदर हो, तो मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना था, तो इसका आंसर हो जाएगा जो सुलोचना है वह है बहुव्रीहि समास। इसी तरीके से
पीताम्बर का पर्यायवाची क्या होता है? पीताम्बर होता है श्री कृष्ण जी का पर्यायवाची, और ऐसा इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र पहनते थे। तो पीताम्बर भी होगा बहुव्रीहि समास, लंबोदर भी होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि लंबोदर के नाम से जाने जाते हैं गणेश जी। उनका जो उदर है, उनका जो पेट है वो लंबा था। इसी तरीके से दुरात्मा यानी कि जिसकी आत्मा बुरी हो, तो दुष्ट की आत्मा बुरी होती है, तो इसलिए जो दुरात्मा है ये भी होगा बहुव्रीहि समास। उसी तरीके से श्वेतांबर यानी कि जिसके अंबर यानी कि जिसका वस्त्र जो है वो वाइट हो, वो श्वेत हो, तो वो कहलाता है श्वेतांबर। और श्वेतांबर के नाम से कौन जाने जाते हैं? श्वेतांबर के नाम से शिक्षा की देवी जो सरस्वती जी हैं वो जाने जाते हैं, ये उनका पर्यायवाची है। तो इसलिए श्वेतांबर भी होगा बहुव्रीहि समास, यानी कि जिसके पर्यायवाची आपको दिखे। जो आपने पर्यायवाची पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं पर्यायवाची शब्द की भी एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में भी पर्यायवाची से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपके कवर वहाँ पे हो जाएंगे। तो बहुव्रीहि समास का मेन आपका ये समझ लो कि जहाँ पे दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करे वो कहलाते हैं बहुव्रीहि समास। इसके पहले हमने सबसे स्टार्ट में आपको बताया था कि क्या होता है अव्ययी भाव समास, जहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में आपको उपसर्ग दिखे और इसके अलावा अगर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। फिर हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से हमने देखा था कि अगर आपको कारक का चिन्ह नजर आए, कर्ता को छोड़ दो और संबोधन को छोड़ दो, इन दोनों के अलावा बाकी के जो 6 भेद हैं कारक के, अगर इनके चिन्ह आपको नजर आए समास विग्रह करने पे, तो वो कहलाता है तत्पुरुष समास। इसके बाद हमने देखा था द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहलाता है? जिसका पहला पद डिजिट शो करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्विगु समास। इसी तरीके से हमने देखा था द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जहाँ पे आपको योजक चिन्ह लगा दिखे, दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह लगा दिखे, उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। और ये दोनों पद होते हैं, ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, यानी कि या तो उसके उल्टे होते हैं और या फिर वो जो दोनों पद होते हैं वो दोनों पद स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। और उसका समास विग्रह करने पर और या फिर यह आता है, ठीक है। ये कहला गया द्वंद्व समास। फिर हमने देखा था कर्मधारय समास क्या होता है? कोई समास पद अगर आपको दिखे और आप प्रश्न पूछो, कैसे लगाकर आप प्रश्न पूछो और आपको उत्तर मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका कर्मधारय समास। फिर सबसे लास्ट में हमने देखा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास का सबसे मेन मोटो ये है कि अगर आपको दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण करें, एक तीसरे पद की ओर संकेत करें, तो वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। और अगर क्वेश्चन ऐसा रहे जहाँ पे आपको कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों की क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, तो उस केस में भी आप बहुव्रीहि समास को ही सर्वोत्तर, बहुव्रीहि समास को ही आप आंसर करोगे, ठीक है। तो समास पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब हम आपको कुछ देने वाले हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। तो चलो कोशिश करो इन सारे क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आनंदमय शब्द कौन समास है? तो आनंदमय यानी कि इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ये होगा आनंद से युक्त, यानी कि ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे कारक की विभक्ति आ रही है, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, नवरत्न शब्द कौन समास है? तो इसका पहला पद में आपको डिजिट दिख रहा होगा, यानी कि नौ रत्न, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है, 7 का सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमौली शब्द कौन समास है? तो चंद्रमौली यानी कि जिसके मौली पर चंद्र हो, तो किसके मौली पर चंद्र है? शिव जी के, यानी कि ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर शब्द कौन समास है? तो रसोई के लिए घर, यानी कि यहाँ पे भी कारक की विभक्ति आ रही है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? तो चंद्रशेखर यानी कि जिसके शेखर पर चंद्र है, तो ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मानुष शब्द कौन समास है? तो वन का मानुष यानी कि यहाँ पे कारक की विभक्ति आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिफला शब्द कौन समास है? तो त्रि यानी कि 3 फलों का समूह, तो यहाँ पे डिजिट शो हो रहा है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे शब्द कौन समास है? तो धीरे धीरे यानी कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही शब्द 2 बार यूज हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। आपको अच्छे से पता होगा ये द्वंद्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही शब्द दोबारा रिपीट हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत कौन समास है? तो राष्ट्रगीत यानी कि राष्ट्र का गीत, तो यहाँ पे भी आप देख रहे होगे यहाँ पे कारक की विभक्ति आ रही है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा कौन समास है? तो तीर्थ यात्रा यानी कि तीर्थ का यात्रा, तीर्थ की यात्रा, तो यहाँ पे भी कारक की विभक्ति आ रही है, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत कौन समास है? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रगीत कौन सा समास है? इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि राष्ट्रगीत जो है वो है तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो अब 42 नंबर क्वेश्चन है, जीव जंतु शब्द कौन समास है। तो जीव जंतु यहाँ पे आप देख सकते हो कि योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसके साथ ही साथ एक ही शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, बल्कि ये दोनों अलग अलग शब्द है, तो इसलिए ये हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांबर शब्द कौन समास है। तो नीलांबर यानी कि नीला है अंबर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्णधार। अंबर कैसा है, अंबर है नीला। ये बहुव्रीहि इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीलांबर का कोई अर्थात नहीं होता, इसका अर्थात कोई हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भरपेट शब्द कौन समास है। तो भरपेट यानी कि यहाँ पे भर उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग जिसके स्टार्ट में लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अव्ययी भाव, ठीक है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, चिड़ी मार शब्द कौन समास है। तो चिड़ी मार यानी कि चिड़िया को मारना, चिड़िया को मारने वाला, तो ये कहलाएगा हमारा, यहाँ पे कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजवाब शब्द कौन समास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उपसर्ग ला लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑलरेडी बता दी है और ये बहुत ही बार अब आपका रिवाइज हो चुका होगा, ठीक है। तो अब खुद से सारे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो। 89 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तिरंगा शब्द कौन समास है। तिरंगा यानी कि तीन रंगों का समूह, इसका क्या आंसर होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है वो है, चतुरानन शब्द कौन समास है। चतुरानन कौन समास है, इसका आंसर भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है वो ये है, रोग पीड़ित शब्द कौन समास है। रोग पीड़ित यानी कि रोग से पीड़ित, तो इन तीन क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। जिनका आंसर सही होगा, जिनका तीनों आंसर सही होगा, मैं उस मैसेज को पिन कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समाज से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे, जितने भी आपके क्वेरी थे, सारे सॉल्व हो चुके होंगे और अब आपके समाज से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंप्लीट चीज़ों को कवर किया है, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से ज़रूर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेश आओ।